प्रकरण 19 भयंकर भूत लीला। पढ़े लिखे एतदेशीय लोगों का भूत प्रेतों के अस्तित्व पर बहुत कम विश्वास है। अंग्रेजों को तो कुछ पूछिए ही नहीं, वे तो इस तरह की बातों को बिल्कुल ही मिथ्या समझते हैं। परंतु एक असल अंग्रेज बहादुर को, कम असल को भी नहीं, एक भूत ने बेतरह छकाया, उनका कलेजा दहला दिया। भूत ने उन पर एक प्रकार दया ही की, नहीं तो साहब बहादुर इंग्लैंड लौटकर अपनी कहानी कहने को जीते ही न रहते। आप हिंदुस्तान की एक पलटन में कर्नल थे, कोई ऐसे वैसे डरपोक आदमी भी न थे। आप पर बीती हुई बातें आपके एक मित्र ने आपकी तरफ से अंग्रेजी की मासिक पुस्तक आकल्ट रिव्यू में प्रकाशित की है। कर्नल साहब ने उन बातों की सच्चाई की सर्टिफिकेट दी है। अब आपकी कहानी आप ही से सुनिए। जिस अजीब घटना का मैं जिक्र करने जाता हूँ उसे हुए कोई 16 वर्ष हुए। उस समय मैं हिंदुस्तान में था। मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हिंदुस्तान में मुझे बहुत आदमी जानते हैं। नाम लेने से वे मुझे झट पहचान लेंगे। मैं एक दफ़े शिकार के लिए अपनी छावनी से दूर एक गांव को गया। साथ सिर्फ 2 आदमी थे, मेरा वेहरा और मेरा खानसामा। प्रायः दिन भर मैं घोड़े की पीठ पर रहा। शाम को मैं एक गांव के पास आया। मैं खाक में डूबा हुआ था, भूखा भी बहुत था, थका भी बहुत था। यह गांव रास्ते से जरा हटकर था और कपास के खेतों के बीच में बसा हुआ था। एक कुदरती तालाब वहीं पर था। उसी के किनारे मैंने डेरा डाला। यह तालाब गांव के पास ही था। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा छायादार बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे मैंने रात काटने का विचार किया। जो कुछ सामग्री वहां मिली सकी, उसी से मेरे नेटिव नौकरों ने मेरे लिए खाना बनाने की तैयारी की। वे लोग मेरे लिए खाना बनाने में लगे और मैं यह देखने के लिए कि पास पड़ोस में क्या है, एक दौरा लगाने निकला। चलते ही मुझे एक फ़कीर देख पड़ा। ये लोग हिंदुस्तान के सब हिस्सों में अधिकता से पाए जाते हैं। इसकी जटाई बढ़ी हुई थी, कमर में एक मैला लंगोटा था, सारे बदन में खाक लिपटी हुई थी। तालाब के दूसरे किनारे पर यह फ़कीर ध्यान में मग्न सा था। इस तरह के धार्मिक विक्षिप्तों का लोग बड़ा आदर करते हैं, उनसे डरते भी हैं, क्योंकि इन लोगों में अलौकिक शक्तियाँ होती है। यह अघटित घटनाएं दिखलाने में बड़े पटु होते हैं। ये लोग अपने मन को यहाँ तक अपने काबू में कर लेते हैं कि जब चाहते हैं समाधिस्थ हो जाते हैं। इस दशा में इनका शरीर तो जड़वते पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है, पर आत्मा इनकी आकाश में यथेष्ट भ्रमण किया करती है। जब मैं इस बुढ़े फकीर के पास होकर निकला, तब इसने अपना ध्यान भंग करके मेरी तरफ नज़र उठाई। इसने मुझे सलाम किया और मुझसे यह प्रार्थना की कि तुम इस तालाब का पानी न तो पीना और न छूना, पानी को हाथ भी न लगाना, नहीं तो कहीं कोई आफत न तुम पर आ जाए। मैं समझा कि इसमें इनका कुछ स्वार्थ है। यह भी मैंने अपने मन में कहा कि यह फ़कीर शायद मुझे कोई ऐसा ही वैसा आदमी समझता है। यह मुझे भला कहाँ गंवारा था। मैंने डपट कर कहा, चुप रहो। मैंने उससे यह भी कह दिया कि इस तालाब का पानी पीने से तुम क्या, कोई आदमी दुनिया भर में मुझे मना नहीं कर सकता। मेरे नौकर फ़कीर की बातें सुनकर बेतरह डर गए। डरते और कांपते हुए मेरा बहरा तालाब से पानी निकाल लाया। मैंने उससे खूब नहाया, खूब रगड़ रगड़ कर बदन धोया। इससे मेरे बदन की थकावट और गर्मी बहुत कुछ दूर हो गई। मैं फिर तरोताज़ा हो गया। इसके बाद मैं तालाब की और उस चकोर की भी बात बिल्कुल ही भूल गया। मगर कुछ देर में मैंने देखा कि बहुत से देहाती और मेरे दोनों नौकर भी एक दूर के तालाब से पानी लाने दौड़े चले जा रहे हैं। तब मुझे फिर वे बातें याद आ गई। मैंने इस बात की तहकीकात की कि ये लोग इस पास के तालाब से पानी न लेकर उतनी दूर दूसरे तालाब से क्यों पानी लाने जाते हैं। इस पर मुझे मालूम हुआ कि एक आदमी ने अपनी स्त्री को मार डाला था और मारकर खुद भी इस तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के कारण लोगों को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि जो कोई इस तालाब में स्नान करेगा या इसका पानी पिएगा, वह या तो उस मनुष्य के प्रेत आत्मा से मारा ही जाएगा, या यदि बच जाएगा तो उस पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आवेगी। उस रात को 10 बजे के बाद मैंने अपना सब असबाब अपने नौकरों के साथ अगले पड़ाव पर भेज दिया। उनके साथ कुछ कूली भी गए। उनको भेजकर मैं अपने बिस्तर पर लेट रहा
और उसी बरगद के नीचे कंबल ओढ़कर 3-4 घंटे सोया। 2 बजे मैं उठा, बंदूक मैंने हाथ में ली, घोड़े पर मैं सवार हो गया। साथ में मैंने एक पथदर्शक लिया, मेरा एक नौकर भी मेरे साथ हुआ। खेतों से होकर मैं सीधा ही रवाना हुआ। मैंने कहा, क्या डर है, क्यों दूर की राह जाकर व्यर्थ फेर खाए, चलो सीधे खेतों ही में निकल चले। इस वक्त रात के 3 बजे हो गए। हवा खूब ठंडी ठंडी चल रही थी। कुछ दूर तक हम लोग मजे में गए और तेजी से गए। मैं घोड़े पर था, मेरे दोनों हमराही मेरे अगल बगल दौड़ रहे थे। इस समय हम एक ऐसी जगह पहुंचे जिसके चारों तरफ दूर दूर तक कपास के खेत थे। मैंने अकस्मात आगे देखा तो मुझे जलती हुई आग का एक धुंधला सा छोटा गोला देख पड़ा। मैं उसी की तरफ ध्यान से देखता रहा। देखते देखते मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह बड़े वेग से मेरी तरफ आ रहा है। मुझे मालूम हुआ कि वह एक मशाल है और बराबर आगे को बढ़ रही है। इस पर मैंने अपने साथी उन दोनों हिंदुस्तानियों से पूछा कि यह जंगमशील ज्वाला क्या चीज़ है। मेरे पूछते ही वे लोग भय से बेतरह चिल्लाने और कांपने लगे। उनका दम फूलने लगा। वे चिल्ला उठे, यह तो बिजली है। यह दशा देख मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। बिजली से उन लोगों का मतलब उसी तालाब वाले भूत से था। मैं और कुछ कहने भी न पाया था कि वे दोनों का पुरुष भयभीत होकर अपनी अपनी जान लेकर पीछे को भागे। मैं अकेला रह गया। इस कापुरुषता के लिए मैंने उनको बहुत कोसा, पर कोसने से क्या होता था। मैंने घोड़े के ऐड़ मारी और जिस तरफ से वह ज्वाला उड़ती हुई आ रही थी उसी तरफ को मैं बढ़ा। अब मुझे साफ साफ देख पड़ने लगा कि वह मशाल एक हिंदुस्तानी हरकारे के हाथ में है। इसलिए जहाँ तक मुझ में जोर था मैंने हिंदी में आवाज़ दी कि तू वहीं ठहर जा। मैंने इस बात का प्रण कर लिया था कि मैं अपने उन दोनों डरपोक साथियों के निर्मूल भय का कारण जरूर मालूम करूँगा। परंतु उस मशाल वाले ने मेरे चिल्लाने की कुछ भी परवाह न की। वह पूर्ववत बेतहाशा आगे को दौड़ता हुआ देख पड़ा। इस हुक्म उद्दुली पर, इस गुस्ताखी पर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने घोड़े की बगल में जोर से ऐड़ मारी और यह निश्चय किया कि उस गुस्ताख मशाल वाले को अपने दौड़ते हुए घोड़े से कुचल दूंगा। पर अफसोस है, मेरा घोड़ा भी अकस्मात बिगड़ उठा। उसने अपनी टापे वही जमीन के भीतर गाड़ सी दी। वह फुफकारने लगा, पर एक कदम भी आगे को न बढ़ा। जब मैंने उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत तंग किया तब वह यहाँ तक बिगड़ उठा कि उसने मुझे करीब करीब जमीन पर पटक देना चाहा। घोड़े का प्रत्येक अंग कांपने लगा। अब मेरे लिए उतर पड़ने के सिवा और कोई चारा न रहा। इससे मैं उतर पड़ा और पैदल ही आगे बढ़ा। ज्यों ही मैंने घोड़े की रास छोड़ी त्यों ही वह भयभीत होकर पीछे को उसी गांव की तरफ भागा जिसे हम लोगों ने 1 घंटे पहले छोड़ा था। मामला जरा संगीन होता जाता था। न मेरे पास मेरा घोड़ा ही रहा और न वे दोनों आदमी ही रहे। वक्त रात का, राह का पता ठिकाना नहीं, खेतों का बीच। मैंने समझा इस अवस्था में आगे बढ़ना मुश्किल है। सो मैंने अपनी रफल उठाकर अपने कंधे पर रखी और जोर से आवाज़ दी, वे हिले डुले खामोश अपनी जगह पर खड़ा रह, नहीं मैं तुझ पर गोली छोड़ता हूँ। मुश्किल से मेरे मुंह से ये शब्द निकले होंगे कि मुझे बेतरह खौफ मालूम हुआ, इसलिए कि जो आदमी अभी तक मेरी तरफ वेग से दौड़ता हुआ आता मालूम होता था और मुझसे कुछ ही गज के फासले पर था, वह आदमी ही न था। वह आदमी की अस्थिमय खोपड़ी मात्र थी। आँखों की जगह उसमें सिर्फ आँखों के गड्ढे थे। एक हाथ भी था, पर उसे हाथ नहीं, हाथ की ठठरी कहना चाहिए। उसी से वह मशाल थामे था। उसके शेष अंग धुंधले धुंधले धुएं से मालूम होते थे। उनकी हड्डियां भी न देख पड़ती थी। मैं वहीं पर ठहरा रहा। मेरी उंगली रफल के घोड़े पर थी। वह प्रेत उस समय मुझसे सिर्फ 10 या 15 फीट पर होगा। अब क्या हुआ कि वह सहसा एक तरफ को मुड़ा और मुझसे कोई 20 फीट पर पलक मारते मारते जमीन के भीतर घुस गया। वह उस समय मेरे बहुत निकट था, इससे मैं उसे अच्छी तरह देख सका। उसके जमीन में लोप होते ही मैं उस जगह दौड़ गया, पर वहाँ मुझे उसका कुछ भी पता न मिला। मैंने उस जगह जोर से लात मारी, पर वहाँ क्या था सिर्फ मशाल की लाल लाल जलती हुई आग का कुछ अंश। मैंने उसे हाथ से उठा लिया, पर वह इतना गर्म था
कि फ़ौरन ही मुझे फेंक देना पड़ा। यह मैंने इसलिए किया जिसमें मेरा संशय दूर हो जाए और इस बात का मुझे विश्वास हो जाए कि सचमुच ही वह मशाल थी या नहीं। खैर, मेरा संशय दूर हो गया और मेरा हाथ जलने से बचा। इस पर मुझे बड़ा अचंभा हुआ और मैं पीछे लौटा। मैं कुछ ही दूर लौटा हूँगा कि सौभाग्य से मुझे अपना घोड़ा चढ़ता हुआ मिल गया। मैं प्रसन्न होकर उस पर सवार हुआ और बहुत पुकारने पर मुझे उन दोनों भगोड़ों का पता लगा। खैर, किसी तरह मैं सूर्य निकलते निकलते राम राम करके अपने पड़ाव पर पहुंचा। इस घटना की खबर मेरे पथदर्शक ने चारों तरफ फैला दी। उसे सुनकर गांव का नंबरदार मेरे पास आया। उसने कहा, साहब, आपको बिजली ने दर्शन दे दिए, अब आप पर कोई न कोई आफत आने का डर है। उसने और मेरे नौकरों ने मुझसे बहुत कुछ कहा, सुना। मेरे बहुत कुछ हाथ पैर जोड़े कि मैं वहाँ आसपास के जंगल में शिकार न खेलूं। उन्होंने कहा, साहब, क्या आपको इंजीनियर साहब की बात भूल गई? उन्होंने जिस रात बिजली को देखा था उसके दूसरे ही दिन उनके तंबू के भीतर घुसकर तेंदुए ने उनको मार डाला। साहब, आप शिकार को न जाइए। शिकार को जाने से कोई न कोई संकट आप पर जरूर आवेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक हिंदुस्तानी ने 1 वर्ष पहले इसी तालाब का पानी पिया था, पर फल क्या हुआ? जिस मैदान में बिजली से मेरी भेंट हुई उसी में वह आदमी मरा हुआ पाया गया। उसके सिर पर जल जाने का एक बड़ा घाव था। मैं उन लोगों के इस अंधविश्वास पर बहुत हंसा और शिकार के लिए चल दिया। एक पखवाड़ा हो गया। मैं एक पहाड़ी गुफा के पास आया। मैंने सुना कि गत रात को 2 रीछ वहां देख पड़े थे। मैंने कुछ आदमियों को भेजा कि वे हल्ला करके रीछों को अपनी माद से निकाले। वे उधर गए। इधर मैं इस गुफा के मुंह पर बैठकर रीछों को राह देखने लगा। सहसा वे दोनों रीछ दौड़ते हुए बाहर निकले। मैंने उनमें से एक पर फैर की। गोली उसे भरपूर लगी, परंतु ज्यों ही मैंने दूसरी तरफ गर्दन फेरी, मैंने आश्चर्य से देखा कि अकस्मात एक तीसरा रीछ मेरी तरफ आ रहा है। उसे देखकर मैं इसलिए जरा पीछे हटा कि उसके आघात से बचूं और संभलकर उस पर गोली छोड़ूं, परंतु ऐसा करने में मेरा पैर फिसल गया और मैं एक बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरा। गिरने से मेरा हाथ टूट गया, मेरी कुहनी भी उतर गई और एक लकड़ी मेरे गाल में घुस गई, जिससे बड़ा भारी घाव हो गया। किसी तरह अपने घाव पर पट्टी बांधकर हिंदुस्तानियों की मदद से मैं घोड़े पर सवार हुआ और बड़ी मुश्किलों से अपने ठहरने की जगह पर पहुंचा। वहां मैं कई रोज तक विषम ज्वर और दर्द की यातनाएं भोगता हुआ पड़ा रहा। जब जरा तबीयत ठीक हुई